वेलकम व्यूअर्स। आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के पड़ोसी देशों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कहीं ना कहीं खबरों से ओझल हो गई। पहले मणिपुर में मैतेई और ककई के बीच में संघर्ष, फिर म्यांमार की आर्मी के लोगों का मिजोरम में प्रवेश। ऐसा लगता है मणिपुर में हुई घटनाओं में कुछ विदेशी हाथ था, कुछ बाहर के देशों का हाथ था। इन घटनाओं के पीछे क्या कारण है, क्या इस परिप्रेक्ष्य में क्या भूमिका है, इस सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामरिक विषयों के जानकार कर्नल आर सिंह साहब। जी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, म्यांमार पे जैसा कि आपकी एक्सपर्टीज है, एक आम आदमी के जो नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, भारत के हिंडरलैंड का, इस क्षेत्र का है, जी खास तौर पे उसके लिए पहले तो नॉर्थ ईस्ट की पृष्ठभूमि, उस मिजो और मनी म्यांमार की पृष्ठभूमि, वहां पे ऐसा क्या घटित हो रहा है भारत के परिप्रेक्ष्य में, खास तौर पे उसका जियोपॉलिटिक्स पे क्या असर रहेगा, उसके नजरिए से आप क्या समझते हैं? आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और आपने जो बुनियादी सवाल पूछा कि ये जो पूरी अस्थिरता हम देख रहे हैं मणिपुर, मिजोरम, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट के। और उसके साथ लगे हुए म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहते थे, तो इसके बुनियादी बुनियादी कारण क्या है हम्म, इसका। तो आज के संदर्भ में अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव, चाइना के द्वारा बेल्ट रोड इनिशिएटिव, और इंडिया का जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की जो हम्म, घोषणा हुई, आप उसको उससे जोड़ कर देखें तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का, आप ले लें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हम्म, आप देख रहे हैं किस तरीके से हमले हो रहे हैं। हम्म, अ, जो अपने इन्वेस्टमेंट्स थे चाइना ने रोक दिए, बड़े इन्वेस्टमेंट्स रोक दिए, और कई जगह तो उन्होंने वो दोबारा ये सोच रहे हैं कि आगे इन्वेस्ट करना है कि नहीं, जबकि एक आंकड़े के अनुसार दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 69 बिलियन डॉलर्स। ठीक है ना। अच्छा। तो उनको लगता है कि ये पैसा तो फंस गया है, और उनकी तबाही का कारण क्या है, इस रक्षात्मक सोच, आर्थिक सोच के पीछे क्या कारण है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पहले बलूची उसको टारगेट हम्म, कर रहे थे, उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसको टारगेट कर रहा है। पीओके यानी गिल्ड बस बल्टिस्तान इलाके में भी हालात बहुत नाजुक हैं। तो एक तो वहां पर ये हो रहा है। दूसरा, आप इसको उस परिप्रेक्ष्य में देखें, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अगर आप चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को आप देखें तो इनके, अगर चाइना के अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें हम्म, तो यूनान प्रोविंस है हम्म, चीन का, हम्म, और फिर वहां से चाइना की टेरिटरी के अगर ये म्यांमार के अगर पश्चिमी हिस्से पे देखें तो वो आपका वो बे ऑफ बंगाल है। हम्म, हम्म, और वो बे ऑफ बंगाल में ये सारे जो उनके को बड़े इंपॉर्टेंट सिटवे, चॉकफिल, ये इनके पोर्ट्स हैं म्यांमार के। और ये इलाका जो है वो एनर्जी के रिच। तौर पर भी काफी रिच है। यहाँ से मैं आगे आऊंगा कैसे गैस और ऑयल की पाइपलाइन भी चीनियों ने बिछाई है म्यांमार के, ये वेस्टर्न कोस्ट से लेके ये यहाँ तक। ठीक है। तो इसको आप अगर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको कहते हैं, कई और तरह की इन्वेस्टमेंट है। तो इस पर भी जब जब वहां पे अस्थिरता हो गई है म्यांमार पे, तो इस चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी सवालिया निशान निशान लग गए हैं।
ठीक है। बिल्कुल। तीसरा आपने पढ़ा होगा कि ये बांग्लादेश के अंदर में अभी जो अमेरिकी दखल अंदाजी है वो काफी खुल के आ गई है, और तरह 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 के उनको हिदायतें दी जा रही हैं। अब वहां की आप राजनीतिक जानते हैं कि जब शेख हसीना चुनाव में लड़ी तो खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने उसको बाइकआउट कर दिया, तो ऐसे जमहूरियत चल नहीं सकती। तो अभी वहां के एम्बेसडर जो है उन्होंने ये कहा शेख हसीना को कि आप लोग दोनों बैठ के क्यों नहीं आपस में तय कर लेते हैं, आपस में जो नाराजगी है उसको क्यों नहीं हटाते, सामंजस्य क्यों नहीं बनाते। तो शेख हसीना ने एक बहुत बड़ा अच्छा जवाब दिया कि आप बाइडन और ट्रंप को क्यों नहीं कहते कि एक साथ बैठ जाए। ठीक है। लेकिन यहां पर आखिर इतनी सक्रियता क्यों अमेरिका की? क्योंकि वो फिर ये चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर वो नहीं बनने देना चाहते हैं। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या गतिविधियां हो रही है अमेरिका की, मैं उसके उसके भी बारे में थोड़ी चर्चा की और भी मैं कुछ बताऊंगा। और आपका जो चाइना इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, ठीक है, उसमें कहीं ईरान भी थ्रेटेंड है, ठीक है, क्योंकि कई देशों ने ये BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव पे अपने हस्ताक्षर किए हैं। तो इस पूरे अस्थिरता को जो मणिपुर में हुआ, जो अब हो रहा है, जिसका आपने जिक्र किया, मैं उसको उस संदर्भ में देखता हूं। हालात गंभीर है। हाँ, उनके प्रेसिडेंट ने तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिया कि देश टूटने के कगार पे है। तो हालात गंभीर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मेरा वास्ता काफी साल मैंने अपने अपना इंटरेस्ट रखा है म्यांमार में, कुछ आधिकारिक तौर पे भी जब मैं सरकार में था, और ऐसे भी हालात पहले भी वहां पे राष्ट्र निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अभी जो हो रहा है वो कहीं बढ़ चढ़ के, क्योंकि पहले जो अस्थिरता देखी जाती थी वो म्यांमार के अगर चारों तरफ आप देखें ना, ये यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स के लोग, ठीक है, म्यांमार में, और बीच में ये जो हार्ट जो है इरावदी डेल्टा, इरावदी वैली जो है, इसमें आपके बर्मन्स रहते हैं, ठीक है ना, जो कि 68% बर्मन्स है। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो पहले ये जो फ्रंटियर एरियाज हैं बर्मा के, जिसको आउटर बर्मा कहते हैं, वहां पे समस्या थी, वहां पे अस्थिरता थी, और अंदर में थी कुछ लोग राजनीतिक तौर पे मिलिट्री हुंटा जिसको कहते हैं, मिलिट्री हुंटा के खिलाफ थे। लेकिन अंदर में स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी। अब अंदर में भी स्थिति गंभीर हो गई है, ठीक है ना। तो अभी जो वहां पे राजनीतिक जो मिलिट्री हुंटा की व्यवस्था है, उन्होंने उसको वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बुलाते हैं, ठीक है ना। और एक इस इलाके में ये इस इलाके में नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जहां चाइना से बॉर्डर लगता है, यूनान प्रोविंस का, वहां पे 3 ग्रुप्स हैं, आर्म्ड ग्रुप्स, जो कि 3 ब्रदरहुड अलायंस के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने एक ऑफेंसिव छेड़ रखा है यहाँ पे। जो मिलिट्री हुंटा के जो ऑपोजिशन में है, इसके पहले बता दूं आपको कि 1920 में इलेक्शंस हुए थे, और उस इलेक्शंस के बाद जो फौज की जो पार्टी थी, USDA, यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट जो पार्टी थी उनकी, वो चुनाव हार गई थी बहुत बुरी तरीके से। तो वहां की फौज ने कहा कि ये सत्ता, जो ये चुनाव की जो प्रक्रिया थी, वो
सही नहीं थी, बेईमानी हुई थी उसमें, और उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली। ठीक है, ये कह के कि हम एक बार फिर सब शांति बहाली जब कर देंगे तो फिर से हम प्रजातंत्र प्रणाली को अपना लेंगे। ठीक है, और तो इस इलाके में पूरा ये हो रहा है। यहाँ चिंस के खिलाफ जो मिजोरम से लगे हुए चिंस है वहां भी हो रहे हैं। अंदर में इन्होंने जो एक नेशनल यूनिटी डेवलपमेंट एक सरकार बनाई हुई है अपोजिशन वाले ने, जिन लोगों को सत्ता नहीं दी गई थी उन लोगों ने, तो उन्होंने एक अपनी सेना बनाई है। ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है जो पहले नहीं थी। उसको पीपल्स डिफेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं उनका ये कहना अ, अ, को कि देश शायद टूट सकता है, म्यांमार के प्रेसिडेंट। जी जी मिंटस्वे, उन्होंने तो इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। अ, अगर आप म्यांमार की बनावट देखें, देखिए ये पूरे म्यांमार बर्मा को समझने के लिए आपकी म्यांमार की जो बनावट है, खास करके जो उनका सोशोलॉजिकल कॉम्पोजिशन, उसको जानना बहुत जरूरी है। और ये सोशोलॉजिकल कॉम्पोजिशन के अगर आप देखें तो म्यांमार के नॉर्थ टू साउथ, यहाँ से ना ये कई नदियां आती हैं, सारी नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेशन है। जैसे कि इरावदी उनका मुख्य रिवर है, सालवन, चिंडवन, ये। और हम तो जानते हैं कि जितनी सभ्यताएं वो रिवर के वो जो बैंक्स पे ही होती है। पनपी हैं वो सारी वो रिवर वैलीज में हुई है। तो यहाँ हर तरह के लोग आए यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग सभ्यताएं यहाँ पे ये हुई। तो अ, मैंने नदियों का नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन के बारे में आपको बताया। तो यहाँ पर अगर आप पूरे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कई एथनिक ग्रुप्स हैं। तो एथनिक ग्रुप्स में अगर आप यहाँ दे दें तो अरकनीज हैं। ठीक है, इस तरीके, ठीक है। साउथ साउथ वेस्ट में। उसके ऊपर जाएं तो आपको ये चिन्स हैं, उसके बाद म्यांमारीज नागाज भी हैं। ये पूरा एरिया जो है ये कचिन्स का है। ठीक है, वहां से अगर आप नीचे आए तो फिर ये जो कोकांग का एरिया, जहां मैंने थ्री ब्रदरहुड अलायंस जो बनी हुई है उसकी बात की, उसके नीचे आए तो शांस हैं, और उसके फिर ये कया, करेन्स, करेन्स। ठीक है, तो ये पूरा एक समझ जाइए कि ये कोर है, उसके चारों तरफ ये लोग बसे हुए हैं। अब जो मुख्य जो पॉपुलेशन है जो कि सेंटर में है, मतलब ये पूरी इरावदी वैली के अंदर में, वो बमार्स हैं। ठीक है ना, जिसको बर्मन्स आप कह सकते हो। 68%। ये अराकान के एरिया में जो रखाई स्टेट भी इसको बोलते हैं, इसके 4%। मॉन्स यहाँ पे हैं 2%। ठीक है ना, चाइनीज अंदर में चाइनीज भी है, इसका अपना एथनिक पॉपुलेशन भी है चाइनीज का। ठीक है ना, जिसको म्यांमारी चाइनीज कहते हैं, 3% है। उसके बाद आपके शांस, जिसका मैंने आपको किया, इसका विस्तार में इस पर मैं चर्चा करूंगा, ये 8% है। और फिर यहाँ पे करेंस है जो थाईलैंड के साथ लगे हुए हैं, ये करीब ये भी 8-9% के उसमें ये है। और ये जो इलाका है नॉर्थ में, ये पूरा ये कचिन्स का इलाका है। ये कचिन्स भी जो है ये आपके करीब ये भी 7-8% है। ये भारतीय लोगों की अगर आप बात करें तो कोई 2% है। लेकिन आप देखेंगे अगर जो अभी जहाँ पे ये इस एरिया में जहाँ पे चिन का एरिया है, ये मिजोरम के साथ लगा हुआ है, और इनमें काफी एथनिक एफिनिटी है। मतलब इनके परंपरागत रूप से ये एक तरह के हैं, जो उधर उधर जो चिन्स है मिजोरम में भी है। तो पूरी दुनिया में अगर देख लें तो शायद चिन्स हमारे यहाँ भारत में भी 1 लाख के करीब हैं, और मणिपुर में 1200 हैं, मिजोरम में जैसे बताया मैंने 1 लाख के, और म्यांमार के अंदर में करीब 15 लाख अच्छा। चिन्स हैं। और अमेरिका में 70,000 है।
और आप रेफ्यूजियों के घर। हाँ, आप वो जनकपुरी वाले इलाके में आपने देखा कि हाँ, वो सारे चिन्ह अच्छा। जिनसे आपका कभी वास्ता हाँ पड़ता होगा, हाँ हाँ। वो भी चिन्ह हैं। तो वहीं पे ये पूरा जो आप देख रहे हैं, जो म्यांमार आर्मी से जो लोग भाग रहे हैं, वो एक्चुअली वो चिन्ह के ही द्वारा भगाए हुए लोग हैं। तो इसमें कई कारण है कि इनमें आखिर आपस में अ, इतना डिफरेंसेस क्यों है इनके बीच में। अ, ये एक दूसरे के ये बरखिलाफ क्यों है। तो जो मैंने बात कही ये सोशियोलॉजी की, ठीक है ना, इसकी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखने की, तो ये सोशियोलॉजिकल प्रोसेस पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और वो सोशियोलॉजिकल अगर मैं प्रोसेस पे जाऊं, तो सबसे पहला आप देखिए कि एक तो रिलीजियस फैक्टर है सर। रिलीजियस फैक्टर आप देखें तो ये चिन्स जो हैं ये क्रिश्चियंस हैं, हम्म, ये कचिन्स हैं ये भी क्रिश्चियंस हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप ये करेंट्स देखें तो इसमें से भी आधे से ज्यादा ज्यादा क्रिश्चियंस हैं। और ये बाकी एरिया में भी, तो ये पूरे आउटर रिंग में आपको ज्यादा या तो एनिमिस्ट मिलेंगे या क्रिश्चियंस मिलेंगे, ठीक है। और जहां तक मिलिट्री फैक्टर का बात है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश ने रिक्रूटमेंट किया, तो उन्होंने बर्मीज को नहीं रिक्रूट किया। अच्छा। समझ रहे हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये सब बुद्धिस्ट हैं एंड दे आर फियर्सली नेशनलिस्ट। ये बहुत डिवाउट बुद्धिस्ट हैं। ये अगर कोई सोचता है कि ये उस तरह के पाकिस्तान मिलिट्री की तरह ये जिहादी लोग हैं, ये नहीं, बड़ी ये नेशनलिस्ट लोग हैं। तो इनमें नेशनलिज्म कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है ना। और वहाँ बौद्ध जो मंक्स हैं, जो वहाँ पे कई मठ्स हैं, उनका बड़ा वर्चस्व है वहाँ की समाज में, श्रीलंका में भी, ठीक है ना। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने यहाँ से कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया। अगर आप देखें तो इन्होंने एक 70th बर्मा राइफल्स बनाया था, और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं, तो उसमें उन्होंने किसको लिया था, ये क्रिश्चियंस को, चिन्स को, चिन कचिन्स को, और कैरेंस को। इधर करेंस को। तो एक तो अलगाववाद, तो आप देख रहे हैं किस तरीके हाँ। से ये हो गया, दोनों के नजरिया जो हम्म, राष्ट्र के प्रति है वो अलग 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 था, ठीक है। उसके बाद वही जैसे हम इंडिया और भारत वाली बात जो हम करते हैं ना, हम्म, तो इनकी कुछ सोच अलग है। तो जब यहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापानीज का हमला हुआ, तो ये जो महिला जो है अंग सन सू ची, हम्म, ठीक है ना, ये महिला के फादर थे जनरल ओंग सैन। तो इन्होंने एक बर्मा इंडिपेंडेंट आर्मी बनाया, ठीक है। और जापानीज के साथ वो लड़ने लगे। वो कहे मुझे क्या मतलब है, कोई है, हम्म, मुझे तो अंग्रेज को भगाना है यहाँ से। हम्म, सुभाष चंद्र बोस ने भी यही सोचा था ना हम्म, कि भाई पहले तो भगाओ ना इनको, हाँ, उसके बाद ठीक है। उसके बाद तो उनकी भी यही सोच थी। लेकिन क्या हुआ कि जब धीरे धीरे, जब पहले तो जापानीज देवर ऑन रोल, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि कब्जा तो हो ही गया था उनका, और इस तरह का वो रिवर्स होगा उसका अंदाजा। लेकिन जब रिवर्स शुरू हुआ, तब ये जनरल ओंग सैन जो था, इसने अपने 30 कॉमरेड्स के साथ इसने पासा पलट दिया, अंग्रेज से जाके मिल गया, अच्छा। ठीक है ना। ये सूची के पिताजी। तो उसने फिर वो एंटी फैसिस्ट पीपल्स लीग की स्थापना की। अब उसमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ था, इसको ये तब्दीली पे स्विच ओवर करवाने में। फिर हुआ क्या कि ये अंग्रेज जो थे, इन्होंने पहले, मैं जैसे कहा ना कि अ, संघ और संघ और राष्ट्र,
संघ और स्टेट, या मतलब स्टेट में बड़ा मतलब एक 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 बड़ा गहरा रिश्ता था। मतलब बुद्धिस्ट संघ की बात मैं कर रहा हूँ, बौद्ध संघ की। उसको अंग्रेजों ने तोड़ दिया, तोड़ने की कोशिश की, ठीक है ना। और तब तक क्या हुआ था कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज का बोलबाला शुरू हो गया। बोलबाला शुरू हो गया, और इसमें पूरे ईसाइयत को लोगों में मजहब परिवर्तन करवाने में, मजहब की तरफ परिवर्तन करवाने में एक एनीरम जडसन थे, उसका बहुत बड़ा हाथ था। वो पहले कलकत्ता आया था, अच्छा। कलकत्ता से यहाँ आया, और इसी व्यक्ति ने, आप ये देखेंगे, इसी के इससे एफर्ट से या इसकी चालबाजी से ये पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट जहां जहां क्रिश्चियनिटी है, उसी की देन है। और म्यांमार में जहां जहां, एक ही व्यक्ति ने किया। तो आप समझ रहे हैं। अब आपने ये 1788 से लेके, ये आई थिंक ही डाइड इन 1850, 1850 में ये मरा था, लेकिन तब तक इन्होंने, सो ऑलमोस्ट 8 से 10% यहाँ पे क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन फैला लोग दी। हैं पूरे इस इलाके में। तो इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग, इन्होंने वॉर एक्सपीरियंस भी था इनका, ठीक है। तो ये एक भावनात्मक तौर पे ये अपने कोर के साथ, जो बुद्धिस्ट कोर है उसके जुड़े साथ, नहीं। उसके साथ ये नहीं जुड़े हुए थे। और अगर कोई कहता है कि पश्चिमी देशों का इसमें दखल अंदाजी नहीं है मजहब की तरफ, तो 2015 में आपको बता दूं कि अमेरिकन एम्बेसी ने $1,25,000, एक मुल्मिन जगह है वहां का, जो अनिरुद्ध जड्सन का बनाया हुआ चर्च था, उसके रिवाइवल के लिए उन्होंने $1,25,000 दिए, अमेरिकन अमेरिकन एम्बेसी, ठीक है। तो जब अंग्रेज इनको सन 48 में इनको वो मिला, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मिला, तो एकता बनाने की कोशिश की जनरल ऑंग सैन ने, और एक पैंगलोंग कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, बड़ा मशहूर है वो पैंगलोंग कॉन्फ्रेंस। दिस वाज इन February 47। तो उस पैंगलोंग कॉन्फ्रेंस में ये जितने ये जो आउटर बर्मा वाले हैं ना, तकरीबन इसमें जो मुख्य लोग थे इसमें सब शामिल हुए, ये जितने एथनिक ग्रुप्स हैं, जिसका मतलब अरकान्स और ये चिंस कचिंस, ये मॉन्स, जिसका हमने नाम लिया, ये सब उसमें शामिल थे। बारिंग एक दो नहीं थे उसमें। तो उसमें तय हुआ कि भाई देखिए, हम कब सबसे पहले एकता बनाए, एक राष्ट्र बनाने की कोशिश करें। और यहां तक ये तय हुआ था कि अगर राष्ट्र नहीं बन पाता है तो भाई आपको ये आजादी होगी कि 10 साल के बाद आप ये यूनियन ऑफ बर्मा को बना दो। को छोड़ दें, अच्छा। ठीक है। तो वो टेंडेंसीज थी। तो अगर वो एक्चुअली जो यूनियन ऑफ बर्मा बना, वो पैंगलोंग कॉन्फ्रेंस से ही बना। उसके बाद कुछ ही सालों में, 2 सालों में, ऑंग सैन का किसी ने असैसिनेशन कर दिया। फिर 62 में नीविन थे, जनरल नीविन, उन्होंने तख्ता पलट की। और उस समय आप देखोगे कि ये 62 में जो ये तख्ता पलट जो हो रहा था ना, तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हमारे रीजन में वही हो रहा था। सारी जगह कम्युनिस्ट का बोलबाला हो रहा था, ठीक है। हमारे यहाँ भी अगर माओवाद देखोगे तो आप मतलब उसी समय पनप उसी रहा था, पीरियड में, हाँ। ठीक है ना। और ये अपने माओवादी लीडर भी कहाँ जाते थे, यूनान में जाते थे। तो फिर इन्होंने 62 में ये हुआ। उसके बाद इन्होंने एक बर्मा सोशलिस्ट पार्टी भी बाद में बनाया नीविन ने, लेकिन हालात बहुत खराब हो गए आर्थिक स्तर। फिर फौज ने अपने हाथ में सत्ता ले ली। सत्ता ले लिया, और उसको बोला कि इसका नाम है स्लॉक, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल। कानून व्यवस्था बना के फिर हम सिविलियन सरकार को वापस कर देंगे। ये 88 में जब ये हुआ तो पूरी दुनिया इनके मतलब इनके साथ थी, ऐसी कोई बात नहीं। 1990 में ये इलेक्शंस हुए। तो
1990 इलेक्शंस के बाद से जो सू ची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो थी वो बड़ी उभर के आई, ठीक है ना। और सू ची की आपको मैं एक बात बता दूं कि इसका इनके पति देव जो हैं वो अब तो दुनिया में नहीं रहे, वो एक ब्रिटिश सिटीजन थे, ब्रिटेन में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, और इनके बच्चे भी ब्रिटिश नागरिक हैं। अच्छा। तो अ, आपको सोनिया गांधी से इसमें काफी पैरेलल्स मिलेंगे। तो वो उनकी पार्टी जीती, मिलिट्री जो जो वहाँ की मिलिट्री थी उन्होंने कहा कि हम पावर कैसे दे दें, अगर पावर हम इनको दे देते हैं तो फिर ये जो हमारे जो आउटर म्यांमार में ये जो ये है इनका क्या होगा, कौन देश को ये तमाम तरह की चीजें। तो उन्होंने उनको पावर नहीं दिया, उस समय नहीं दिया। फिर इन्होंने कुछ सालों के बाद एक स्लॉर्क का नाम बदल के एसडीपीसी कर दिया, ठीक है ना। वो डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है ना, सोशल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये हुआ। फिर इन्होंने जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, जब अपने हाथ में सत्ता को ली, इन्होंने ये जितने एथनिक ग्रुप्स हैं उनके साथ फिर निगोशिएशन शुरू किया, और ये 16 करीब 16-17 विद्रोही ग्रुप जो थे जिनका मैंने नाम लिया उसमें से 14 के साथ इन्होंने एक समझौता कर लिया। लेकिन वो एक बड़ा ढीला ढाला समझौता था, और ऐसा था कि भाई ठीक है, आप अपने आर्म कार्डस रख सकते हो, आप अपने हथियार रख सकते हो, अपने हथियार के बस हमको लिस्ट दे दो। तो इतना तक उनको छूट दे दिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण कितना बड़ा एक चुनौती है सही बात है। म्यांमार। बिल्कुल। तो वहां की फौज कहती कि हम ही रख सकते हैं इस राष्ट्र को, बाकी इनके बस की बात नहीं है। अगर हम इनको सत्ता दे दें तो ये तो पता नहीं ये कब तक का ये देश टूट बिल्कुल गया बिल्कुल। होता। हाँ। और इनमें से अ, कई ऐसे हैं जो कि बाहर के तत्वों से काफी मतलब उनका लगाव रहा प्रभावित है, प्रभावित। और जो यहाँ की मिलिट्री जो है वो बहुत पैरानॉइड है एक्सटर्नल पावर्स, बड़े शक की निगाह से, चाइनीज को भी बड़े शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन अब क्या करें, जब पूरी दुनिया ने उनको आइसोलेट किया, उस पर सैंक्शंस लगा दिए 1990 के बाद। तो सैंक्शंस लगा दिए, हम भी बेवकूफों की तरह पूरी दुनिया के साथ चले गए, या हमारे पास हमारी भू राजनीतिक इतनी महत्ता नहीं थी कि हम कोई दूसरा रास्ता अपनाते। तो उन्होंने फिर ये कोई उनके पास विकल्प नहीं था, तो वो चीन की तरफ चले। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अगर आप पूरा देखें ये तो अभी तक जो 75 साल हुए ना, तो 75 साल में से कोई 56 साल वहां पे मिलिट्री ने शासन किया है। अब इनका, जब मैंने कहा कि इनका थ्रेट परसेप्शन जो है मिलिट्री का, वो कोई बाहर की ताकतों से, हमारे साथ इनका 1643 किलोमीटर बॉर्डर है, और चाइना के साथ 2300 किलोमीटर के लगभग है। उनसे ये डायरेक्ट खतरा नहीं महसूस करते। उनका पूरा खतरा जो है, उनका जो थ्रेट परसेप्शन है वो अंदरूनी शत्रुओं से, उनके परसेप्शन। तो इसलिए उनका जो मिलिट्री की जो बनावट भी है वो इसी प्रकार की। मिलिट्री की बनावट है, देखिए एक टोटल उनका पॉपुलेशन देखे तो 5 करोड़ है। 5 करोड़ में अगर आप 4-5 लाख की मिलिट्री है उनकी, ठीक है ना, 3.5 लाख आर्मी है, मतलब टोटल आप अगर ये ले लो 4-5, उसको सस्टेन करना इतना आसान नहीं। तो इन्होंने मिलिट्री को भी बहुत सारी छूट दे रखी कि भाई तुम ऐसा है यार, तुम बिजनेस भी कर सकते हो, तुम अगर वो चीन इलाके में बैठे हुए तो चाय की दुकान भी चला सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो तनख्वाह, हालात बहुत खराब है। पहले भी थे, अभी अभी वही वही हाल। तो ये
पूरा इनका जो थ्रेट परसेप्शन है, जैसा मैंने कहा, उसका इनका टोटल टोटल इनवर्ड अंदरूनी ओरिएंटेशन है। लेकिन इस बार थोड़ा जो वल्नरेबल, ये तो फिर 2008 में एक नई कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई, उसके बाद ये आंग सान सू ची आए 2011 के आसपास में, और सू ची को इन्होंने बैन कर रखा था कि ये राष्ट्रपति नहीं बन सकती, तो वो उनको एक स्टेट काउंसलर का दर्जा उन्होंने हासिल किया। लेकिन सत्ता के पीछे जैसे सोनिया गांधी थी यूपीए रिजीम में, उसी तरीके से सत्ता वही चलाती थी, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, एक प्रेसिडेंट, सुपर प्राइम मिनिस्टर। हाँ, शी वाज ए सुपर प्राइम मिनिस्टर। तो इस बार थोड़ा मामला गंभीर है, क्योंकि करेंस, कचिंस, करेनीज और ये जितने ये चिन्ह हैं, ये सब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के साथ, सूची के साथ ये अलाइन थे ये पूरी। अच्छा। ठीक है ना। शान वाले जो यहाँ के जो शान ग्रुप्स हैं, इन्होंने नहीं ज्वाइन किया है इसको, ठीक है। और ये जो इलाका जो है कोकैंग का, जैसा कि मैंने कहा कि इन लोगों ने इसमें कोकैंग, MNDA, टैंग, ये ग्रुप्स, TANG, ये ग्रुप्स हैं इस इलाके में। इन सब ने मिलके एक ऑपरेशन 1027 ये किया हुआ है, और ये म्यांमार आर्मी के साथ इनका युद्ध चल रहा है। ये NUD का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये इनके अपने वर्चस्व के इलाके हैं, वो उन वर्चस्व के इलाकों के लिए युद्ध कर रहे हैं। इनको चाइनीज सेंसिटिविटीज के भी बहुत चिंता है, ठीक है ना, और चाइनीज ने भी इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि ये चाइना के लेवरेज भी हैं। हालांकि मिलिट्री को चाइना सपोर्ट करता है, हाँ, लेकिन वो सारे अंडे अपने एक बास्केट में नहीं रखता है। तो कई ये ग्रुप्स हैं जिनके साथ ये अपने लिवरेजेस बनाए रखता है। हाँ, ये बनाए रखता है। हाँ। अब एक आंकड़े के अनुसार, क्योंकि इस जो इनके कमर्शियल और सिक्योरिटी इंटरेस्ट किसी भी देश के हो, अभी यहाँ पर चाइना की बात कर रहे हैं, तो कमर्शियल और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के तहत ये समझते हैं कि कुछ हमारे ग्रुप्स के ऊपर भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। आपने देखा ना, पाकिस्तान का तालिबान के पर इन्फ्लुएंस था, सुरक्षित था। अब इन्फ्लुएंस उनका खत्म हो गया, तो आप देख रहे हैं कि हर दिन कैसे वारदात हो रहे हैं, वहां पे हो रहे हैं। तो ये ब्रदरहुड अलायंस जो है, इसने कोई 100 मिलिट्री पोस्ट जो है वो कैप्चर कर लिया है। और तो चीन का अगर देखें, अंदर में ये मेन शहर जो है, वहां पर PDF, पब्लिक डिफेंस फोर्स है, और ये जो आपका ब्रदरहुड अलायंस है। तो ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें तो ये चिंता की बात है। अब हम थोड़ा सा अगर ये समझ लें कि चाइना और म्यांमार का कि आपसी इनका जो सामरिक जो इनका इंटरफेस है वो क्या है, तो मैंने जैसे कहा कि इनका वही 2129 किलोमीटर इनका बॉर्डर है, ठीक है। और ये भी आपको बता दें कि म्यांमार, उस समय बर्मा, पहला कंट्री था जिसने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को जिसने रिकॉग्नाइज किया था। अच्छा। ठीक है ना। और यहां तक कि कहा जाता है कि उन्होंने भारत से, जो हमारे एम्बेसडर थे चाइना में, पनिकर जी के द्वारा, उन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजा था कि हमको आप पहले रिकॉग्नाइज करने दीजिए, तब आप बाद में रिकॉग्नाइज कीजिएगा। और भारत ने उनकी बात मान ली, ठीक है ना। अब होता क्या है कि इसके पहले आपको मालूम है कि माओ ने सत्ता किससे ली थी? नेशनलिस्ट गवर्नमेंट से, जो चांग काई शेक,
तो ये चांग काई शेक के जितने ये लोग थे ना, ये जब माओ का ऑनस्लॉट हुआ तो ये सब के सब यहाँ पे शान के इलाके में आगे आ गए थे, ठीक है ना। ये शान के इलाके में आ गए हैं थे, और इन्होंने, इनका बेस जो था, उनको क्यूमिंटांग कहा जाता था। क्यूमिंटांग का जो बेस है, ये शान एरिया में ये आ गए। और बाकी आप जानते हैं इनका स्ट्रैटेजिक इंटरफेस हर जगह। मैंने कहा ना, जहाँ पर डिप्लोमेटिक सपोर्ट की जरूरत होती है तो म्यांमार ने उइघुर मुस्लिम्स के मसले पे उनका सपोर्ट किया है यूएन ने, चाइना का। और चाइना इन टर्न हैज सपोर्टेड म्यांमार ऑन दिस रोहिंग्या इशू, ठीक है ना। तो अभी क्या हुए हैं कि इसमें 1988 के बाद, जैसे जब मैंने कहा कि और खास करके 1990 के बाद पूरी दुनिया ने आइसोलेट कर दिया म्यांमार को। और उस समय तक कोई खास चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं था म्यांमार में। लेकिन 88 से 95 के बीच में द ग्रोथ इन चाइनीज इन्वेस्टमेंट वाज इंक्रीज्ड बाय 25% एवरी ईयर। अच्छा, ठीक है ना। और 26%, मतलब आते आते 2020 तक आते आते करीब 26% जो एफडीआई था वो चाइना के द्वारा था। ये इस बीच में क्या होता है कि 2020 में शी जिनपिंग सूची से भी मिला। अच्छा, ठीक है। और उस अब ऐसा कहा जाता है कि सूची चाइनीज के भी बहुत करीब आने लगी थी। जब मिले हैं और प्रेसिडेंट ठीक है। मिले हैं तो और obviously मैंने जैसा कहा कि ये दे डोंट पुट ऑल एग्स इन देयर इन द सेम बास्केट। अब इनकी जो चाइनीज म्यांमार की अगर चाइनीज फुटप्रिंट्स आप देखें, तो हम बेल्ट रोड इनिशिएटिव की बात कर रहे थे। तो आप देखिए यहाँ पर एक ये मित्सोन डैम, ये कचिन एरिया में $3.6 बिलियन पे इरावदी पर एक मित्सोन डैम का उन्होंने किया। और कचिन्स में, जैसे आपको मैंने बताया, क्रिश्चियंस हैं। कौन इनको मैनिपुलेट किया, क्या हुआ, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो उसको स्थगित कर दिया गया। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स बनने वाला था। अच्छा, ठीक है ना, ये मित्सुन डैम का। उसके अलावा आप देखें तो ये यहाँ से ये एक हाई स्पीड, ये वेस्टर्न कोस्ट से लेके यूनान तक हाई स्पीड रेल लिंक का प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पर एक पश्चिमी म्यांमार या इसको कहिए नॉर्थ वेस्ट म्यांमार में, ये जो बे ऑफ बंगाल का इलाका है, इनका वेस्टर्न कोस्ट है। यहाँ पर एक चौकफू पोर्ट है जहाँ चाइना एक डीप सी पोर्ट बना रहा है। अच्छा, और यहाँ से ये ऑफ शोर उसको कुछ राइट्स भी मिल गए हैं गैस के। यहाँ से पूरी पाइपलाइन है 2000 किलोमीटर की, जो कि यहाँ से गैस और ऑयल को ले जाने के लिए है। इसका ये असर होगा कि ये इधर से घूम के मलक्का से जो जाती थी ना इनकी, वो जरूरत उ, नहीं उ, उ, रहेगी। उसकी उसकी जरूरत नहीं है। फिर इन्होंने ये आपको सिटवे है कि यहाँ पर एक नेवल बेस, जिसको बनाने में म्यांमार की मदद की। म्यांमार की मदद कर रहा है। ठीक है ना। और गैस में 36% शेयर है म्यांमार का, और ऑयल में 49% ये है शेयर है। और कई तरह के रोड, ब्रिजेस, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये बन रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको लिंकेजेस बताया, ये यूनान से लेके चाइना के नॉर्थ वेस्ट में, ये है मेन इनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब अगर आप देखें कि यहाँ पे
थ्री ब्रदरहुड अलायंस का हिस्सा ये अरकनीज भी है। हम्म, ये चीन में भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम्म, तो आप देखिए कि ये आपको साफ ये नजर आना चाहिए कि इसमें टारगेट जो है वो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और मणिपुर में जो हुआ वो इसका एक मतलब ये कहीं उसी पूरे एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो मैंने आपको एक समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से चाइना और इनके स्ट्रेटजिक इंटरफेस क्या है, जियो पॉलिटिकल इंटरफेस क्या है, किस तरह से इनको आइसोलेट किया गया म्यांमार को। और उसका कारण था कि जब आप किसी से को आइसोलेट करेंगे और इस तरह के मोस्ट रिप्रेसिव सैंक्शंस जैसे अमेरिका ने लगाए थे तो उसके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। तो अगर हम कहते हैं कि चाइना हमको स्ट्रेटेजिकली एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, बे ऑफ बंगाल में अपना फुटप्रिंट्स बनाने की कोशिश कर, क्या फुटप्रिंट्स क्या, उन्होंने काफी कुछ डेवलप कर लिया है, एंड्योरिंग लिंकेजेस, स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस। तो इसका कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि अगर हमने मुझे याद है मैं उस समय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में आया तो हमारे जो बॉस थे जनरल साहब जनरल नंगियाल, उनका ये सोचना था कि हम आखिर पश्चिमी देशों के हम इंटरेस्ट को क्यों परस्यू करें। हमारे जो इंसर्जेंसी जो चल रहे थे सबके सबका कहीं ना कहीं वो म्यांमार के साथ कुछ लगाव था, वो जुड़े हुए थे। हम उन पर जब भी कार्रवाई करते थे, अब अपने ये नागास के जो नागा इंसर्जेंट्स थे या आपके ये असम वाले जो थे उल्फा वाले, ये सब के सब इनके बेसिस वहां पे थे। तो हमको तो अपने हित पे देखना था ना, अपने इकोनॉमिक हित पे और अपने सिक्योरिटी हित पे। हमें सूची से क्या लेना देना। सही बात, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि वही सूची जब रोहिंग्या वाला ये आया तो उस समय तो वो सत्ता में थी, मतलब इनडायरेक्टली बोलते, शी वेंट एंड डिफेंडेड म्यांमार। और जो 2015 में जो इलेक्शंस हुआ था, 2015 के इलेक्शंस के बाद से इनका जो अरेंजमेंट भी जो बना था ना, उसमें कुछ इस तरीके से था कि आप बाकी देश की जो वो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे हेल्थ हुआ, ये सब पर है, लेकिन आपके हाथ में होगा संचालन। लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है तो मिलिट्री ने अपनी उसकी अपने पास उसका लगाम रखा हुआ था। तो वो गई, वो रोहिंग्या वाले इशू पे शी वेंट एंड डिफेंडेड। तब तक तो इनको लोग, उस समय आपको मालूम है नोबेल प्राइज वगैरह इनको मिल चुका था, तो पूरी दुनिया एक क्वेश्चन करने लगी कि भाई ये कैसे लोग, कैसे महिला को आपने दे दिया। तो ये तो उनका नैरेटिव है वेस्टर्न वर्ल्ड का। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो म्यांमार की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो चाइना के साथ बहुत खुश है। लेकिन जैसा कहा कि विकल्प नहीं है तो क्या करें, वो हमारे मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, उन्होंने हमारे साथ भी बहुत ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की है। हमने एक कालादान प्रोजेक्ट, जो कि ये बे ऑफ बंगाल से, देखिए यहाँ से ये बे ऑफ बंगाल से ऐसे करके ये अपने नॉर्थ ईस्ट के मतलब मिजोरम होते हुए कालादान एक रिवर है, उस प्रोजेक्ट पर हमने काफी कुछ कार्रवाई की। और भी हमने अपना कुछ नीतियों में हमने बदलाव किया और उससे हमको बहुत फायदा हुआ। अगर आप मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हालात, ये मणिपुर का आप अगर घटना को आप अगर ना उस पर ज्यादा जोर दें, तो नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस सरकार के लिए। और मैं खुद दौरा करके आया हूं वहां पर, इसलिए मैं कहा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं। तो ये पश्चिमी देशों ने क्या किया कि फिर ये सैंक्शंस लगा दिया। और जब 2008 का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, 2011-12 तक आते आते इनके ताल्लुकात बड़े अच्छे होने लगे, इन्वेस्टमेंट्स आने लगे, सब कुछ सही हो गया, एक सरकार चल रही थी वहां पे। और फिर ये 2015
में इलेक्शन हुआ उस समय तक भी ठीक था, और ये जो 2020 में जो इलेक्शन हुए और इन्होंने सत्ता नहीं दी, उसके बाद से फिर से इनके जो ताल्लुकात थे वो पुराने फिर से सैंक्शन के उसमें आ गए। अब इस बार जो सैंक्शंस लगाए गए हैं और ये पूरा जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहा है, ये जियोपॉलिटिकल चेंजेस, आप मेरी बात मानिए, ये सब बाहर के द्वारा ये प्रेरित है, बाहर के द्वारा नियंत्रित है, इनको उकसाया जा रहा है। जब अमेरिका की बात कर रहे हैं तो विकीलीक्स की अगर आप पढ़ें तो आप देखिए किस तरीके से सिविल सोसाइटी को वहां फंडिंग करते थे अमेरिकन। मिट्सन डैम है, उस पर उन्होंने उसको रुकवा दिया अमेरिकन ने। एक करेली लीडर था, उसको मरवा दिया इन्होंने। वहां की एम्बेसी में इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी है जो कि म्यांमार के खिलाफ काम कर, मतलब ये सारे ये चीजें तो ओपन डोमेन में है, मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमको ये समझना होगा कि हम पश्चिमी देशों के इंटरेस्ट से नहीं गाइड हो सकते हैं, हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है। और मैंने आपको बताया कि अ, एक बहुत बड़ी ये है कि कुकीज का जब बात आ रहा था तो ड्रग्स का, गोल्डन ट्रायंगल का, तो आपको मालूम है, मैं ये बात आपको कहना भूल गया कि ये कहाँ से हुआ। जब ये कुमिंतांग, जब ये नेशनलिस्ट पार्टी के जो जो फौज थी उनको जब इन्होंने जब तमाम रिश्तों की बात करते हैं म्यांमार के, मतलब अपने पड़ोसियों से, चीन से, भारत से, हम कैसे हमने सफर किया पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में देखकर म्यांमार को, ये भूल गए कि हमारा वो पड़ोसी है, वो अमेरिका का पड़ोसी नहीं है, वो पश्चिमी देशों का, यूरोप का पड़ोसी नहीं है। और एक ऐसा भी वक्त था जबकि अमेरिकी बहुत सक्रिय थे वहां पे, जब ये नेशनलिस्ट फोर्सेस की जब मैंने बात की तो उन्होंने, अमेरिका के सीआईए ने ये नेशनलिस्ट फोर्सेस को कोई 1500 लोगों को ट्रेन किया था थाईलैंड में जाकर, ठीक है ना। अच्छा। ठीक है। और वो उनको ट्रेन किया था और उनको एयर ड्रॉप भी किया यहाँ पे म्यांमार में, कि वो चीन के खिलाफ एक मोर्चा खोले। माओवादियों को किसी ये जो माओ 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 सेतुंग की जो फोर्सेस थी या उनकी जो सरकार थी, उसको किसी ने खबर कर दी और ये सब के सब स्लॉटर हो गए थे। और वहां फिर इन्होंने, मैंने जैसा कि पहले कहा कि वो वहीं सेटल कर गए, और सेटल कर गए तो उन्होंने फिर ये आपका ओपीएम कल्टीवेशन शुरू की। और वियतनाम वॉर में यही ओपीएम जो है हीरोइन में प्रोसेसिंग शुरू हो गया। तो एक गोल्डन ट्रायंगल कैसे बस बना, इसका मैंने आपको एक परिप्रेक्ष्य मैंने दिया। उसी गोल्डन ट्रायंगल से आपका मिजोरम भी प्रभावित है। तो आप लिंकेजेस पूरा देख रहे हैं। वही गोल्डन ट्रायंगल का जब बिजनेस कम हुआ तो फिर आपको पाकिस्तान उसमें गोल्डन क्रिसेंट ये डेवलप हुआ, ठीक है ना। तो ये एक परिप्रेक्ष्य है। और थिन शेन, जब ये 2015 की बात है, ये हाँ जो प्रेसिडेंट थे वो गए, अमेरिका गए, अमेरिका का उनको व्हाइट हाउस में उनका बड़ा स्वागत किया गया। 47 ईयर्स के बाद कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां पे गया था म्यांमार। तो ताल्लुकात बड़े अच्छे चल रहे थे। ये बस ये 2020 का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद से ये जब पावर नहीं दी गई तो उसके बाद से फिर रिश्ते जो है वो खराब हो गए। अब खराब हुए, करवाए गए, क्योंकि वो दो पोल्स के बीच में वो घिस रहा है, ठीक। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जैसा कि मैंने कहा कि वो चाइनीज से बहुत खुश हैं, और कभी खुश नहीं रहे। वो हमेशा चाइनीज को एक बुली के तौर पे देखा है उन्होंने। और यहाँ तक कि एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने हाल ही में पिछले साल सितंबर 2022 में एक इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर को उन्होंने के द्वारा उन्होंने फिर से अमेरिका से संपर्क साधने की कोशिश की।
तो साथ साथ ये भी प्रक्रिया भी चल रही। तो ये इस बात का हम एहसास करें कि कोई भी देश वो वो अपने विकल्प खुला रखना चाहता है, बिल्कुल। और खास करके म्यांमारीज लोग, मैंने कहा ना, बहुत देर फियर्स नेशनलिस्ट। आप अगर रूस की बात करें तो अभी आपने देखा होगा एक रशिया का पैसिफिक फ्लीट, वो भी एक्सरसाइज कर रहा है अंडमान सी में म्यांमार नेवी के साथ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उस एक्सरसाइज का नाम है मारमैक्स, ठीक है ना। तो वो एक्सरसाइज किया, और कई हाई लेवल विजिट्स भी हुए हैं। जो जनरल हैं जिनके सत्ता जिनके हाथ में है, मिन ऑन्गलिंग, वो उन्होंने रशिया का दौरा किया। और सबसे पते वाली बात है कि जब वहां गए थे तो वो अपने हाथ से एक बौद्ध बुद्धिस्ट मंक है, उनका नाम है सिटागो, उनको भी अपने साथ ले गए थे। तो जो बौद्ध मंक्स है या जो बौद्ध संस्थाएं हैं, ज्यादातर, सभी नहीं लेकिन ज्यादातर मिलिट्री रेजिम को सपोर्ट करती है। रोहिंग्या इशू पर इनको सपोर्ट किया। एक इनको एक वाथवा वाथवा करके है मंक, उसके बड़े आर्म्ड कार्डर्स हैं, वो इसको इसको सपोर्ट कर रहा है। ये सिटागू जो है, ये तो मिनोंगलिंग को एक बिनोवलेंट किंग के कह के उनको उसकी उन्होंने वो दर्जा दे रखा है। तो ये सारी चीजें आपने एक ये परिपेक्ष आपने देखा। और देखिए हुआ क्या है कि जो रशिया का जो एक्सरसाइज जो चल रहा है, और ये रशिया और यूक्रेन, ये म्यांमार की जो बढ़ती हुई नजदीकियां हैं, इसका कारण एक रशिया यूक्रेन वॉर भी। उधर रशिया आइसोलेट हो गया, उधर म्यांमार आइसोलेट हो गया, तो दोनों की नजदीकियां बढ़ रही हैं। वरना ये पहले इस तरह के एक्सरसाइज नहीं होते थे। थाईलैंड का बहुत इन्वेस्टमेंट है इनके यहाँ, सिंगापुर का बहुत इन्वेस्टमेंट म्यांमार में, और बड़ा रिच कंट्री है सब। जेम्स में रेयर अर्थ, यहाँ से काफी कुछ रेयर अर्थ जो कि आज सेमीकंडक्टर के लिए मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो सेमीकंडक्टर्स के लिए। और खास करके आने वाले दिनों में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, मतलब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम अगर मानव रहित, अगर हम शिप्स और वेपन सिस्टम्स की बात करें, तो अभी 4 शिप्स अमेरिका के बिना क्रू के, वो अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से उन्होंने सेल किया जापान के लिए। और अच्छा। हाँ, और उसमें कोई क्रू नहीं, मानव रहित। और रास्ते में उन्होंने आदान प्रदान भी किया, फ्रेंडली जो शिप्स थे उनके साथ संचार भी हुआ उनका। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, तो ये पूरा जो रेयर अर्थ पर जो कब्जा है, वो उसका चीन का है। उसके जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, एक याद आ रहा वो छोड़ के, जिसमें अमेरिकन का यूनिकोल कंपनी, उसको छोड़ के वो बहुत पहले से सक्रिय है वहां पे, वो पाइपलाइन थाईलैंड को जाती है। वरना ये सारा गैस और ये एरिया बहुत रिच है, ये गैस और उसमें। तो हमने जैसा कहा कि हमने इसको कंटेस्ट करने की कोशिश की थी, और तभी ये हमने ये कालादान प्रोजेक्ट, और कालादान प्रोजेक्ट में यही था कि सिटवे तक माल आएगा। मान लीजिए कलकत्ता से पोर्ट से आया उधर सिटवे पोर्ट पे, और वहां से फिर ये कालादान रिवर के ऊपर आप फिर मिजोरम में वो। तो एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट था, ऐसा बात नहीं कि हमारे यहाँ लोगों ने उसको सोचा नहीं। तो ये सारा कुछ ठप हो गया। अब ये इसीलिए ठप हो गया है क्योंकि आपको मालूम है, एक तो जैसा मैंने कहा बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, दूसरा ये बहुत कम लोग ये समझते हैं कि ये मणिपुर में ऑयल है। अच्छा। मणिपुर में ऑयल है, और वहां पे जो इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टर्स जो है, खास करके कंपनी के नाम है जुबिलेंट एनर्जी, उन्होंने 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया
डिजिग्नेट किया है, कह रहे कि 30 ऑयल फील्ड्स में उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जहां पर वो ड्रिलिंग करना चाहते थे, प्रोस्पेक्ट्स है ऑयल की। और मैं ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरी पहली वाली किताब में कहीं पे ये वर्णन भी है, जो मैंने पहली किताब नो द एंटी नेशनल्स, उसमें मैंने कहा था, और आप चेक कर ले, शायद अभी भी आपको गूगल से मिल जाए, कि किस तरीके से एनजीओज जो है हमारे, उन लोगों ने एक क्या मिनरल एक्टिविज्म के नाम से उन्होंने एक मणिपुर में वो संग्राम छेड़ा। वो क्या करते थे, यहाँ से लोग जाते थे और उनको कहते थे कि तुम धरने पे बैठ जाओ, तुम यहाँ से, जैसा कि उन्होंने यहाँ किया मेघालय में, वहां पे यूरेनियम है, यूरेनियम नहीं लेने दिया, वैसे ही इनको मालूम है कि यहाँ पर तेल है, तो इन्होंने वो आके मणिपुर में उनको प्रशिक्षण देना देते थे। तब जो वर्तमान सरकार है उसने क्रैकडाउन किया। मनमोहन सिंह को टाइम में तो एनजीओज को जो जो मतलब वो ऐसी छूट थी कि हाँ, जो बोलबाला था। जो मत, तब इन्होंने जब क्रैकडाउन किया तब क्या किया इन्होंने, ये इतने बदमाश लोग हैं कि ये यहां से वो एक्टिविस्ट को उठा के मणिपुर से और थाईलैंड ले गए ट्रेनिंग के लिए पैसे खर्च करके। तो इसका मतलब है कि उनको मालूम है कि यहाँ पर तेल की मात्रा काफी, ठीक है ना। तो एक ये कारण हो गया। दूसरा ये है कि हमारा कोई 1.8 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है, ठीक है ना, म्यांमार के साथ। उसको लोग रोकना चाहते हैं, ठीक है। ये ड्रग्स का मामला मैंने आपको बोल दिया। एक और कारण ये है कि आपने पहले हमारा एक्ट, पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था, मोदी साहब ने उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के। तो आप अगर पूरा नक्शा देखें तो म्यांमार इज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है ना। ये देखिए आप, म्यांमार इज द गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। आपको मालूम है कि ये तामू मोरे या मोरे तामू में जो ट्रेड होता है, बॉर्डर ट्रेड, वो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो इफेक्ट हो गया है इसके कारण में। और वहां से एक सड़क जा रही थी जो कि कलेमियो होके फिर वो थाईलैंड, डायरेक्ट थाईलैंड को जा रही थी, उसके डेवलपमेंट में असर पड़ गया है। तो हमारे संदर्भ में अगर आप देखें तो कौन सी ताकतें हैं यहाँ, और यहीं पर मैं अपनी बात को एक छोटे से म्यांमार के संदर्भ में, आप इसको एक छोटा सा मेरे साथ वार्तालाप समझें। थोड़ा मामला और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप देखें तो इसमें कौन सी ताकतें हैं। तो वो ताकतें हैं जो कि इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बाधा डालना चाहते हैं। वो ताकतें हैं जो कि म्यांमार में या नॉर्थ ईस्ट में हमको कोई किसी तरह का मिनरल एक्सप्लोरेशन या ये एनर्जी रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन नहीं करने देना चाहते हैं। वो ताकतें हैं जो कि उस एरिया को डिस्टेबलाइज करने के चाहती हैं, ताकि चाइना की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो ना ये कर पाए। और वो ये नहीं चाहती हैं कि बे ऑफ बंगाल में किसी तरह का प्रेजेंस हो, या अगर प्रेजेंस हो गया है तो उसको किस तरीके से उसको रिवर्स किया जा सके। और ये बात की इससे पुष्टि होती है कि मैंने जैसा कहा कि बांग्लादेश में बहुत सक्रिय हो गए अमेरिकन। वहां पे वहां चाइनीज ने 2 सबमरीन दिए, खरीदे हैं उन्होंने चाइनीज से। तो एक बार जैसा भी सबमरीन हो, क्या होता है कि पूरा मैरीटाइम का जो डिस्कोर्स है उसको बदल देता है, ठीक है, इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तीसरा क्या है कि ये सोना दिया एक पोर्ट था जहां पे ये चाइनीज को शेख हसीना से बातचीत चल रही थी, हमने भी अपनी चिंता जताई और अभी वो शेल्फ हो गया है। तो इसी को नॉर्थ ईस्ट को अगर आप जोड़ के देखें बांग्लादेश से, ठीक है ना,
तो वहां पर ये खालिदा जिया को किसी तरीके से पावर में लाना चाहते हैं। खालिदा जिया हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू पाकिस्तान। अभी अमेरिकन उनको लाना चाहते हैं कि ताकि उनका जो बे ऑफ बंगाल में है वहां से, मतलब ये चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर का मसला ही खत्म हो जाए। तो ये पूरा रीजन अगर आप देखें ना, ये पूरा रीजन। हम्म। अब हमारी चिंता क्या है कि हमने जो देखा कि खालिदा जिया जब भी पावर में आती है तो ये जितने नॉर्थ, ये इंसर्जेंसी, अगर ये बांग्लादेश का ये वाला जो पूर्वी इलाका नहीं होता ना, ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का एरिया, जब भी हम कार्रवाई करते थे वो या तो बर्मा में भाग आते थे या इधर जब भी भाग आते चिड़ाओ। थे। तो ये जियो पॉलिटिकल नजरिए से ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हम्म। तो कृपया ये जो मणिपुर मिजोरम में जो हो रहा है इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखें। और बाकी जो डीस्टेबलाइज करने के लिए जो ताकतें हैं, उसमें इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, चर्च हम्म। है, हम्म। ड्रग कार्टल्स हैं, ये वेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना? आप इन्हीं के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं वो, हम्म। और अपने इंटरेस्ट को आप सिक्योर करते हैं। तो ये बात हमको 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 समझनी चाहिए। सिंह साहब, आपका इतना बढ़िया इंसाइट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, आपको ये वार्तालाप कैसी लगी? यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि हम अगली चर्चा में कर्नल साहब से फिर जान सकें उसका सॉल्यूशन। चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।